2011 की बहुचर्चित 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले में आज यानी 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने एक आदेश दिया है और उस आदेश को लेकर जो अभ्यर्थी हैं, याची हैं, वो काफी असमंजस में हैं। इसी असमंजस को दूर करने के लिए हम बात करेंगे 2011 बीएडटीटी अचयनित मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार पाठक जी से, जो समय समय पर जो अभ्यर्थियों का असमंजस है, उनका कंफ्यूजन है, वो हमारी फोन लाइन से जुड़कर दूर करते हैं। तो आज पुनः इंडिया की फोन लाइन से जुड़े हैं, तो स्वागत है पाठक जी आपका इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल यह है कि आज जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें न्यायमूर्ति ने साहब ने एक आदेश दिया है और उसमें कहा है ये केस अब मेरिट और इसके अलावा कैटेगरी वाइज सुना जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी पाठक जी ऐसे हैं जो कंफ्यूजन में है कि ये कैटेगरी वाइज का क्या मतलब है, अब कैसे सुना जाएगा। तो इसको लेकर जो भ्रांतियां हैं वो दूर कीजिए और बताइए आज सुनवाई में क्या कुछ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। देवभूमि उत्तराखंड से आपको मैं हर महादेव करता हूं। आज की सुनवाई में मैं दिल्ली उपस्थित नहीं था, आज मैं उत्तराखंड में था, लेकिन मेरे पास लाइव स्ट्रीमिंग आई है, तो मैंने जो देखा है उसके हिसाब से देखिएगा। जैसे कि पहले लोग फेसबुक पर या यूं कहें कि सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि केस जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में गया है तो भगवान ही बचाएं, खारिज हो जाएगा। जबकि हमारी जो कोर टीम है वो हम लोगों का मानना ये था कि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि 23 का कंटेम्प्ट है और डिले के बावजूद हमें एक्सेप्ट किया गया और नोटिस इश्यू हुई है, तो बिना सुने खारिज होने जैसी कोई बात नहीं थी। हम लोग कतई इस सोशल मीडिया की अफवाह को सिरे से खारिज कर रहे थे और हुआ भी वही। और उन्होंने ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता के सामने जब एडवोकेट निखिल रोहतगी जो कि ओआर भी हैं जी, उन्होंने कहा कि ये बंच ऑफ कंटेम्प्ट पिटीशन अवमानना याचिकाओं का एक समूह है, तो उन्होंने उनसे कहा कि आप एक शॉर्ट नोट्स तैयार करिए और कैटेगरी वाइज कैटेगरी बना करके लाइए। तो शायद अब उसमें कोर्ट के पास आया है, जिस स्टेज पे मैटर ट्रांसफर होकर के आया, पहले तो उन्होंने ये जानना चाहा कि क्यों ट्रांसफर होकर के आया, तो वो बातें जो हुई कोर्ट में कि कैसे किस तरीके से, तो पहले यही जानना चाहा। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कितनी कंटेम्प्ट पिटीशन है, तो कोर्ट मास्टर ने बताया कि लॉर्डशिप 156 कंटेम्प्ट पिटीशन है। तो फिर मैं यहाँ पे एक और क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि 156 कंटेम्प्ट पिटीशन में बहुत सी आईए भी फाइल हुई हैं, उनकी गिनती नहीं बताई गई है जी। तो ये और इन सब पे उन्होंने जानना चाहा, तो उनको अवगत कराया गया। तो उन्होंने फिर काज ऑफ एक्शन कैसे राइज हुआ, कंटेम्प्ट बना क्यों, कैसे, इन सब चीजों को जानना चाहा। तो इन्हीं सब चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने एओआर निखिल रोहतगी और एक अन्य अधिवक्ता को निर्देशित किया कि आप एक शॉर्ट नोट तैयार करिए, और उसके साथ साथ कोर्ट को जब ये बताया गया कि ये कई कैटेगरी के कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं, तो उन्होंने कहा कि इनको कैटेगरी वाइज आप डिसाइड करिए कि कितनी कैटेगरी है, कैटेगरी बना के लाइए और एक शॉर्ट नोट बना के लाइए। तो कुल मिलाकर के एक नई टर्मिनोलॉजी आज कोर्ट में आई, हाउस कीपिंग ऑर्डर। हाउस कीपिंग ऑर्डर का मतलब जैसे आप समझिएगा कि आज के ऑर्डर का परिप्रेक्ष्य या संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, तो वो केवल एओआर के लिए हुआ है, न कि आम याची के लिए हुआ है। वो पर्टिकुलर जो एक ब्लूप्रिंट या ट्रैक कह लीजिए कि अगली तारीख जो मंडे फिक्स हुई है जी, तो मंडे को तय होगा कि किस ट्रैक पे जाना है। उस ट्रैक का ब्लूप्रिंट मांगा गया है कि ब्लूप्रिंट तैयार करके लाइए, और मामला क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी है। कैटेगरी को यहाँ मैं स्पष्ट किए देता हूँ। एक कैटेगरी है रेस्पोंडेंट्स की, जो 1100 के ऑर्डर के अवशेष रेस्पोंडेंट्स बचे हुए थे। एक कैटेगरी है जो 24 फरवरी के ऑर्डर से कवर्ड है, इंट्रीम ऑर्डर से। एक कैटेगरी है जो 17 अगस्त के ऑर्डर से कवर्ड है। फर्दर एक कैटेगरी है 12,091 की। इस तरीके से आप देखिएगा
कि 4-5 कैटेगरी बन करके आती हैं। अगर कैटेगरी की बात की जाए तो 4-5 कैटेगरी, ये जो 156 कंटेम्प्ट पिटीशन कोर्ट द्वारा कोर्ट मास्टर द्वारा बताई गई हैं, तो इसमें 5 या अधिकतम 6 कैटेगरी बनेगी। और इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहाँ से बात उठी कंटेम्प्ट की, कंटेम्प्ट कैसे हुआ, कैसे ऑर्डर का वायलेशन हुआ, ये चीजें सब शॉर्ट नोट में बतानी है। और कैटेगरी ये इस तरीके से बतानी है कि किस कैटेगरी में कितनी कंटेम्प्ट पिटीशंस हैं। जी, कैटेगरी के मीन्स अगर एक बात करें तो पाठक जी इसमें 90-105 की भी एक कैटेगरी शामिल है। मैं इसका उल्लेख करना भूल गया। 90-105 की कैटेगरी, देखिए 90-105 की कैटेगरी नहीं है कोई जी। 90-105 एक क्राइटेरिया है, कैटेगरी नहीं है। यहाँ स्पष्ट कर दूं मैं जी। 90-105 एक क्राइटेरिया है जो पहले ही दिन ऑर्डर में लगा दिया गया था। ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करेगा वही जो है नियुक्ति पाएगा जी। तो ये क्राइटेरिया था, इसको हम कैटेगरी नहीं मानते हैं जी। तो इसमें अगर देखें पाठक जी, तो जब ये कैटेगरी वाइज केस की बात कही गई, जब जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने जो आदेश सुनाया और जी, तो उसमें जो अभ्यर्थी हैं वो इस असमंजस में थे कि ये कैटेगरी कहीं वो तो नहीं कि अनारक्षित हो या ओबीसी वर्ग के हो, अनुसूचित जाति के हो, तो वो कैटेगरी यहाँ पे समाप्त है, सीधे सीधे ये कैटेगरी है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ मैं 2 बातें आपसे कहना चाहूंगा जी। पहले तो 90-105 क्राइटेरिया तय किया था कोर्ट ने जी। तो अब आप जब देखिएगा तो मिलेगा आपको कि 90-105 वाला कैंडिडेट 12,091 में भी है, 90-105 वाला कैंडिडेट 24 फरवरी में भी है, 90-105 वाला कैंडिडेट 7 दिसंबर में भी है जी। तो ये तो एक क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के लोग हर कैटेगरी में हैं जी। आप हमारी बात समझ रहे होंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहाँ 90-105 की कोई बात नहीं है, कैटेगरी की जो बात है वही है जो कि 1100 के रेस्पोंडेंट हो गए और 24 फरवरी हो गया और 17 दिसंबर हो गया, फाइनल ऑर्डर हो गया। डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वो हैं। और कैटेगरी का जो आशय इससे ले रहे हैं कि एससी, ओबीसी, अनरिजर्व, एसटी, मेल, फीमेल, ये कोर्ट का ये आशय नहीं है। कंटेम्प्ट पिटीशन पे उन्होंने कहा है, कंटेम्प्ट पिटीशन की कैटेगरी बनाने को कहा है। तो कंटेम्प्ट पिटीशन की कैटेगरी में ऐसा थोड़ा ना है कि एक कंटेम्प्ट पिटीशन जनरल की केवल पड़ी है, एक कंटेम्प्ट पिटीशन केवल ओबीसी की पड़ी है। जो भी कंटेम्प्ट पिटीशंस पड़ी हैं उसमें सारी कैटेगरी के लोग हैं। तो ये जो सवाल पैदा हो रहा है कि कैटेगरी का मतलब 1994 की रूल ऑफ रिजर्वेशन की कैटेगरी, वो कतई नहीं है जी। बिल्कुल। तो एक और अहम सवाल ये जानना चाहेंगे कि जब ये सुनवाई के लिए एक अपनी तारीख निर्धारित हुई थी, आपके लोगों का जो केस है कंटेम्प्ट पड़े हैं 13 जुलाई, उसमें अभ्यर्थियों को ये बड़ा डर था कि ये बेंच चेंज हो गई है और जस्टिस दीपांकर दत्ता और शीलू नागू जी की बेंच में गया है मामला, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों में डर था कि ये केस यहीं खारिज ना हो पाए। तो पाठक जी, आपको क्या लगता है कि ये केस कहीं से लगता है कि अब खारिज होने की उम्मीद है? नहीं, देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय में किसी मामले की पेंडेंसी पे पूर्वानुमान से फैसला बताना ठीक नहीं है। कोई भी न्यायिक क्षेत्र से जुड़ा समझदार व्यक्ति इस तरीके की घोषणा नहीं करेगा। हाँ, मैंने पहले भी आपको कहा था कि मुझे कतई इस बात की आशंका नहीं है कि केस पहले दिन खारिज होगा, वो समझेंगे। और आज उन्होंने समझा और उन्होंने निखिल रोहतगी को बोला कि शॉर्ट नोट्स बना करके लाइए कि कैसे कंटेम्प्ट हुआ है, कैसे वायलेशन हुआ है, और जितने कंटेम्प्ट 156 कोर्ट मास्टर द्वारा बताए गए उनको कैटेगरी में आप डिवाइड करके लाइए। कहने का मतलब हमको किस ट्रैक पे या सुनवाई किस ट्रैक पे आगे बढ़ेगी, इसका ब्लूप्रिंट मांगा गया है सोमवार को। तो सोमवार को जो है ये तय हो पाएगा कि सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ेगी। हाँ, सुनवाई होगी, इतना तय हो गया है, सुनवाई होगी और लोगों को अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा। अगर कैटेगरी वाइज मामला जा रहा है सोमवार को, ब्लूप्रिंट जो जा रहा है कोर्ट में सोमवार को, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रैक तैयार हो रहा है, अगर वो कैटेगरी के बेस पे सुना जाता है तो सबको अपना मजबूती से पक्ष रखना होगा। और सीटें लगभग 7,500 खाली हैं, वो भी कोर्ट के सामने ले जाना पड़ेगा मजबूती के साथ। तो सुनवाई तो होगी अब। और वो जिस तरीके से 6 महीने से जो प्रक्रिया चल रही थी, बहुत बढ़िया कोर्ट में मानता हूँ। जस्टिस दत्ता की कोर्ट बहुत बढ़िया कोर्ट है, मैंने काफी सुना है आर्गुमेंट,
बहुत बढ़िया सुनते हैं, तो सुनवाई होगी और अच्छी तरीके से होगी। बहुत अच्छे तरीके से सबको तैयारी के साथ जाना चाहिए, लापरवाही बिल्कुल भारी पड़ेगी। जी, मतलब कहने का मतलब है जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और शील नागू माफ कीजिएगा, वो बिल्कुल इस केस की रूट लेवल तक जाएंगे, उसके बाद ही अगला कोई इसमें डिसीजन आ सकता है। बिल्कुल मैं आपसे पूरा यकीनन इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से कि वो रूट से लेकर के टॉप तक जाएंगे। जी, रूट से उठाएंगे, टॉप तक जाएंगे और सुनेंगे, कायदे से मेरिट पे सुनेंगे। और अभी जो लग रहा है कि केस यहाँ से डिसाइड होगा और ज्यादा देर नहीं लगेगा डिसाइड होने में, समय डिसाइड होगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है। जी बिल्कुल। तो देखिए 2011 की जो बहुचर्चित प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती है, उस मामले में आज 13 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच में सुनवाई हुई है। और सुनवाई के दौरान याचियों के लिए कोई खास जो है कोई नुकसान वाली बात नहीं है, जैसा कि याचियों को डर था कि ये केस खारिज हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इसके अलावा जो है AOR है सुप्रीम कोर्ट में, आपको बता दें कि निखिल रोहतगी, उनको यह आदेश किया है कि आप जो है इस केस की जो कैटेगरी वाइज 156 कंटेम्प्ट है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, वो 3 पेज का ब्लूप्रिंट हमको अगली जो तारीख है 20 जुलाई को उसको दीजिए। यानी कि अब वो रूट लेवल से इस केस को सुनेंगे, गुण और दोष के आधार पर इस केस में क्या झोल है, इसमें क्या अवगुण है या कौन सी चीजें दूर की जा सकती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 20 जुलाई को उन्होंने तारीख मुकर्रर की है और अब जो निखिल रोहतगी हैं उनको रेस्पोंडेंट 12,091, 24 फरवरी, 90, 105 का जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वो जो 156 कंटेंट में कैटेगरी है वो डिवाइड करके देना है, उसके आधार पर सुनवाई होनी है। तो ये अभ्यर्थी जो जिनके मन में ये थी कि वो जो कैटेगरी थी वो कोई जाति आधारित कैटेगरी थी, जनरल, OBC, SC, ST वैसी कैटेगरी नहीं है। ये जो केस में 156 कंटेम्प्ट पड़े हैं उसमें जो कैटेगरी है वो डिवाइड करके देनी है। तो 20 जुलाई को इस मामले की अहम सुनवाई होनी है और बड़े ही शानदार और तरीके से SK पाठक जी ने जानकारी दी है और आगे क्या कुछ अपडेट निकलकर रहने वाली है इस केस से जुड़ी इंडिया वो भी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो अभ्यर्थियों की निगाहें अब अगले सोमवार यानी 20 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिक गई हैं। तो पाठक जी एक बार फिर से इंडिया की फोन लाइन पर जुड़ने के लिए और अभ्यर्थियों की जो शंकाएं हैं उनको दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपने जो कंक्लूड किया है, यहाँ पे एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा मिश्रा जी। कैटेगरी का जो मसला है उसमें मैंने पहले भी आपको कहा कि वो 90-105 वाला मसला नहीं है जी। 90-105 का मसला वहाँ पे नहीं है कि 90-105 पे कोई उनसे ओपिनियन मांगा गया हो या ब्लूप्रिंट मांगा गया हो, और 90-105 को लेकर के कोई कंटेम्प्ट भी नहीं है, ये भी क्लियर कर देना जरूरी है कि 90-105 को लेकर के अरे वो कंटेम्प्ट तो तब हो सकता है जब 90-105 पे कोई बात हो रही हो। अभी तो वही जो आपको 4, 5, 6 कैटेगरी बताई गई है वो जो है उस कैटेगरी की बात हो रही है, जबकि मैंने क्लियर किया कि 90-105 एक क्राइटेरिया है जो अर्लियर फिक्स बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट की जब फर्स्ट टाइम उन्होंने भर्ती का आदेश किया था तो उस समय जो है इसको क्राइटेरिया फिक्स कर दिया था कि नॉट लेस देन 70 and 75%। तो वो एक क्राइटेरिया था, इसको कैटेगरी में घाल मेल करना ठीक नहीं होगा। कैटेगरी अपनी जगह है, एक क्राइटेरिया था जो दैट टाइम तय किया गया था। आज के समय में इस पे क्या होगा ये इसको कैटेगरी में हम नहीं जोड़ सकते हैं, ये करेक्ट करना था हमको। जी बिल्कुल। तो देखिए जो डिटेल देनी है निखिल रोहतगी जी को, उस पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं और अब जो है ये केस मेरिट के आधार पर सुना जाएगा और जो कैटेगरी वाइज है उस आधार पर सुना जाएगा। फिलहाल अभी तक की सुनवाई की ये अपडेट है। पाठक जी एक चीज और महत्वपूर्ण, मैं जिन लोगों की पैरवी निखिल रोहतगी कर रहे हैं उनके संदर्भ में भी मैं कहना चाहूंगा कि उनके भी तमाम सारे पटिशनर्स या उनके पटिशनर कहिए या क्लाइंट कहिए, तमाम सारे क्लाइंट उनके 90 और 105 से नीचे हैं जी। तो ये स्पष्ट करना जरूरी है। उन्हीं की लीडिंग पटिशन है और उन्हीं के क्लाइंट्स जो हैं पटिशनर्स जो हैं वो 90-105 से नीचे हैं। तो 90-105 और कैटेगरी का घालमेल नहीं होना है, ये बात मुझे स्पष्ट करनी है। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल उस तरीके से आपने दिया, अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर किया। SK पाठक जी इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हर हर महादेव।
चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।